डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कबीर है और मैं बेंगलोर शहर का रहने वाला हूं। अगर मैं आपको बताऊंगा कि मैं काम क्या करता हूं, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा काम ही कुछ ऐसा है। लेकिन मेरे साथ जो घटनाएं हुई हैं उस कारण मुझे ये बताना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा काम खुफिया है। ऐसा विभाग जो भारत में काम तो करता है लेकिन आम लोगों को उसके बारे में बताया नहीं जाता। मैं लोगों के सपनों में जाकर उनकी यादें मिटाने की कोशिश करता हूं और ऐसी ताकतों से भी लड़ता हूं जिसे माना जाता है कि मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, भूत प्रेत जो कई बार हमें अपनी आंखों के सामने बस कुछ समय के लिए नजर आ तो जाते हैं, लेकिन हमारे सपनों में वो असली जिंदगी जी सकते हैं, हमारा भविष्य बदल सकते हैं। और मेरा काम है सपनों में जाकर बुरी यादों को मिटा देना, ऐसी शैतानी शक्तियों को दूर कर देना। और ऐसा नहीं है कि ये विभाग बहुत ज़्यादा खुफिया है और सिर्फ भारत में ही काम करता है, बल्कि इसकी ब्रांचेस तो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से काम किया जाता है, बस आम इंसानों को इसके बारे में बताया नहीं जाता। सिर्फ बड़े लोग ही इसके बारे में जानते हैं और इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। आम इंसानों को इसके बारे में इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि इसके पीछे बड़े बड़े राज दफन हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियां हुई हैं इसे छिपाने के लिए। इसकी खोज साल 1960 को हुई थी। उसके बाद से ही वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि सपनों का रिश्ता हमारे साथ क्या है। क्या ये सिर्फ यादें होती हैं? और अमीर लोग चाहते थे, जिन्होंने कुछ बुरा किया हुआ होता, वो चाहते उनकी यादें मिटा दी जाएं। इस तरह धीरे धीरे नई नई खोजें होती गई, नए नए विभाग बनते गए और धीरे धीरे हम सपनों के अंदर जा पाए और सपनों के अंदर जाके यादें मिटा पाए। फिर महसूस होना शुरू हो गया वहां सिर्फ यादें ही नहीं होती, वहां पर ऐसी शैतानी शक्तियां भी होती हैं जो हमें रोकने की कोशिश करती हैं। और धीरे धीरे ऐसी मशीनें बनाई जाती रहीं जिनका साइज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। अब तो एक छोटे से कमरे में एक छोटे कंप्यूटर के बराबर वो मशीन को अपने सर पर लगाने के बाद दो इंसान एक दूसरे के सपने के अंदर जा सकते हैं। बस मैं ये काम 6 सालों से कर रहा हूं और इसे एक राज बनाकर रखना बहुत मुश्किल होता है। बड़ी सी ऑफिस की बिल्डिंग में काम करने के लिए जाता हूं। दोस्तों को बस यही बता पाता हूं कि मैं एक छोटा सा क्लर्क हूं। अपनी जानकारी मैं किसी को बता नहीं सकता क्योंकि इसे हमेशा के लिए राज बनाकर रखना होता है। चुनाव बड़ी मुश्किल से होता है, कौन ये काम करेगा और कौन इस काम को नहीं कर सकता। ट्रेनिंग 5 सालों की होती है जिसमें बताया तक नहीं जाता कि आगे चलकर क्या काम करना पड़ता है। और लगभग 11 साल हो चुके हैं मैं इस काम को अब भी कर रहा हूं। पहले 5 साल ट्रेनिंग हुई, फिर 6 साल ये काम किया। इस तरह से हुए मेरे ये 11 साल। आज फिर से सुबह सुबह मुझे ऑफिस जाना था क्योंकि मेरी एक अपॉइंटमेंट थी। एक अमीर आदमी जो कि गुजरात से आया था, उसे बुरी यादें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। कीमत उसने चुका दी थी, मुझे बस उसके सपनों के अंदर जाना था, उसकी बुरी यादों को मिटाना था। और मेरे लिए ये कोई नया काम नहीं था, मैं कई सालों से कर रहा था। तो मैं सुबह 10 बजे वहां पर पहुंच गया। खुफिया लिफ्ट के जरिए मैं 15वें फ्लोर पर पहुंचा, जहां पर तैयारी पहले से की जा चुकी थी। उस कमरे के अंदर वो आदमी पहले ही सर पर हेलमेट लगाकर लेटा हुआ था। उसको नींद काफी ज्यादा आ रही थी और नींद के कारण उसे सपने भी बड़े ज्यादा खतरनाक आने वाले थे। मैं भी जल्दी से दूसरी कुर्सी पर बैठ गया
और उसके बाद मैंने वो हेलमेट लगाया। धीरे धीरे मुझे भी नींद आने लगी थी, लेकिन जब इस हेलमेट को लगाकर आप किसी और के सपनों में जाते हैं तो सुरक्षा कर्मी आपको रोकने की कोशिश करते हैं। आप पूछ रहे होंगे कौन से सुरक्षा कर्मी? हमारे दिमाग के सुरक्षा कर्मी। वो एक अलग आयाम है जिसमें हमें वो सपने आते हैं। दिमाग का वो हिस्सा, और हमारा दिमाग हमारे शरीर की तरह ही बाहरी चीज़ों को अंदर आने नहीं देता। जैसे कोई बीमारी जब हमारे शरीर में आती है, हमारा शरीर उसे खत्म करने की कोशिश करता है, किसी वायरस को मारने की कोशिश करता है, उसी तरह से वो अपने सपनों में भी किसी को आने नहीं देता। यही कारण है शुरू शुरू में ऐसी ताकतों से लड़ना पड़ता है जो सिर्फ हमारा दिमाग बनाता है। ये होते हैं वो सुरक्षा कर्मी जो आपको रोकते हैं, लेकिन सपनों में उनसे निपटने की तरकीब मैंने ढूंढ ली थी। कैसे उन्हें फंसाना है, कैसे उन्हें गिराना है, और उसके बाद रास्ता साफ हो जाता है। जैसे ही आप उस दरवाजे के पार जाते हैं, आप पहुंच जाते हैं उस इंसान के सपनों में। मैं भी उस इंसान के सपनों में पहुंच चुका था। उसके सपनों में मैं देखने लगा आखिर उसने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है, और जब मैं देखता चला गया मुझे खुद पर दुख होने लगा कि कैसा काम मुझे करना पड़ता है। यहाँ साधारण लोग नहीं आते जो बुरी यादों को मिटाने की कोशिश करते हैं। कई बार मुजरिम आते हैं जो नहीं चाहते उनके द्वारा किए गए बुरे कामों को वो याद रखें। हम किसी को मार डालें, किसी का बुरा करें, हमें शुरू शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ वो बुरी यादें बन जाती हैं जो धीरे धीरे दीमक की तरह हमें खाने लगती हैं। वो आदमी भी 5 लोगों को मार चुका था, और उसने उन 5 लोगों को ऐसे तड़पा तड़पा कर मारा था, उसकी कुछ झलकियां मुझे सपनों में साफ नजर आ रही थी। वो डर डर कर भाग रहा। 5 भूत उसके पीछे थे, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, और वो हर रोज हर रात सपने में उनसे लड़ता था। उसे लगता था उसने बहुत बुरा किया है, अब वो भूत बनकर उसे छोड़ेंगे नहीं, सपनों में भी उसे डराएंगे, जिंदगी में भी उसे परेशान करेंगे। यही सपनों को वो मिटाना चाहता था। मैं उसके सपने में उसे पकड़कर उन 5 प्रेतों से लड़ने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो 5 बहुत सख्त थे, बहुत मजबूत थे, उन्हें चोट नहीं लग रही थी। तो मैं उस आदमी को लेकर भागने लगा। कच्ची मिट्टी पर हम भागे जा रहे, और वहां पर पड़ी हुई ढेर सारी चीजें, कई आरी पड़ी हुई थी, कई स्क्रू ड्राइवर पड़े हुए थे, ऐसी कई चीजें थी जिससे वो लोगों को पकड़कर टॉर्चर किया करता था। वो चीजें उसके पैर में चुभ रही थी और वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन मुझे इन यादों को काटना था। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने उस आदमी से पूछा, बताओ मुझे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? आखिर तुम इतने बुरे कैसे बन गए? और वो मुझे शुरुआत तक लेकर गया। वहां से मैंने उन तारों को काटना शुरू कर दिया जो मिट्टी के नीचे दबी हुई थी। यही तारें होती हैं एक याद को दूसरी याद से जोड़ने के लिए। जब उसे काटते चले जाओ, वो यादें दूर जाती चली जाती हैं। ऐसे उसके द्वारा किए गए 5 कत्ल मैंने उन तारों को काट कर दूर कर दिए थे। और जब वो उठा, मुझे देख रहा था और कह रहा था, अरे यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, यहाँ मैं यादों को दूर करने के लिए आया था ना, पता नहीं कैसी यादें थी। मैं उसको कुछ बता नहीं सकता था, उसे दोबारा याद दिला नहीं सकता था। इसके बाद हमने हाथ मिलाया और वो वहां से चला गया। मैं ऐसे बुरे कामों में से एक मानता हूं। किसी ने 5 कत्ल कर दिए, सबूत मिटा दिए, लेकिन सबूत उसके दिमाग में थे जो मिटाए नहीं जा सकते थे। और हमारी ये संस्था यही काम करती है, पैसों के लिए। इसके बाद जब मैं अपनी उस बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था तो बाहर एक हादसा हो चुका था। एक आदमी जो सड़क पर पड़ा हुआ था, उसे दिल का दौरा पड़ चुका, हर जगह यही शोर था। एम्बुलेंस में उसे डाला जा रहा था। तब मैंने उसका चेहरा देखा। ये तो वही आदमी था जो अभी हमारी बिल्डिंग से बाहर निकला है। आखिर उसके साथ क्या हो गया? घबराया हुआ
वापस अपनी बिल्डिंग में मैं जा चुका था। अपने उसी फ्लोर पर कुछ साथी थे मेरे जो पहले यहां से जा चुके थे, और मेरा बॉस जिसको मैं ये बताना चाहता था और उसे ये पहले से पता था। मैंने उसको कहा, आपको ये पहले ही पता है? आप तो नीचे गए ही नहीं, क्या आपको इसके बारे में कोई और जानकारी है? उसने कहा, नहीं देखो, मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, लेकिन ये सच में हमारे लिए बड़ी परेशानी वाली बात है। तुम्हें नहीं पता, हमारी तो नौकरी तक दांव पर लगी हुई है। वो इतना घबराया हुआ था, मुझे समझ में नहीं आई। जैसे उसे पहले से पता था कि उस आदमी को दिल का दौरा पड़ने वाला है, लेकिन उसे कैसे पता? मैंने कई बार जिद करके उससे पूछने की कोशिश की। उसने मुझे डांटा और वहां से जाने के लिए कह दिया। जब मैं घर आया, बार बार उसके बारे में सोचे जा रहा था और मुझे इसकी जानकारी निकालनी ही थी। अगले दिन फिर से मैं अपने ऑफिस में काम करने के लिए गया और वहां पर आज ऐसा सन्नाटा था जैसे कोई भी वहां आने वाला ही ना हो। उसके बाद मुझे जानकारी मिली कि वो आदमी मारा जा चुका है जिसे दिल का दौरा पड़ा है, और न्यूज़ चैनल्स में वो खबर चल रही थी कि कोई खास काम करवाने के लिए वो बस अपनी गाड़ी में बैठने वाला था। एक हल्की सी टक्कर पीछे से एक गाड़ी ने मारी। उससे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन उस आदमी को दिल का दौरा पड़ गया। इस कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन इस खबर का असर हमारे ऑफिस पर ऐसा पड़ा था कि आज हमारे पास कोई भी क्लाइंट नहीं था, कोई भी यहाँ पर आने वाला नहीं था। ऐसा नहीं कि आना कोई चाहता नहीं था, हर अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया गया था। मैंने इसका रीज़न जानने की कोशिश की। कारण क्या है? क्यों सबको वापस भेजा गया है? कोई बड़ी परेशानी आई है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तो मेरे बॉस ने आखिरकार मुझे बताया, क्योंकि उसे लेटर आ चुकी थी। जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें सच बताना होगा ताकि आगे कोई भी मुश्किल ना हो। मेरे बॉस ने मुझे बताया कि सिर्फ यही आदमी नहीं है जो हमारे साथ डील करने के बाद, यादों को मिटाने के बाद मारा गया हो। पूरी दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं। शुरू में लग रहा था यह सिर्फ एक संयोग है, लेकिन अब तो हर कोई जो यादें मिटाने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। कुछ ही लोग हैं जो बच पाते हैं, और इसके पीछे कारण क्या है कोई समझ नहीं पा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कुछ ना कुछ ऐसा सपनों में हो रहा है जिस कारण असलियत में उनके साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, या उन्हें दिल का दौरा पड़ रहा है, या अजीब तरीके से उनकी मौत हो रही है जिसके बारे में डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। आखिरकार जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें ये बताना ही होगा, और मैं तो खास तौर पर खतरा उठाकर किसी के दिमाग के अंदर उसके सपनों में जाता हूं। मुझे तो पहले बता देना चाहिए था कि ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाता। जब मेरे बॉस ने मुझे और जानकारी दी तो मेरी सांसें रुक गई थीं, क्योंकि ऐसा उन लोगों के साथ भी हो चुका है जिन्होंने अपनी यादें नहीं मिटाई हैं, बल्कि वो मेरी तरह कर्मचारी होते हुए किसी के दिमाग के अंदर गए थे, सपनों के अंदर, और कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी मौत हो गई। जबकि मुझे तो बताया गया था अगर किसी के दिमाग के अंदर जाओ तो आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो बस किसी के सपनों के अंदर जाते हैं। उसके साथ बुरा हो सकता है, आपके साथ तो हो ही नहीं सकता। पहली बार ऐसा कुछ होना शुरू हो गया है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था, और मुझे अपने काम से डर लगने लगा था। हमारे लिए कुछ खास ऑर्डर्स भी आए हुए थे। यहाँ पर सिर्फ मैं ही ये काम करता था, तो मेरे लिए ये ऑर्डर था कि मुझे कोई खास अपना जो मेरे बेहद करीबी हो उसे मैं सच बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक कीमत अदा करनी होगी। उसे यहाँ पर लेकर आना होगा, उसके सपनों में जाना होगा, बस कुछ समय बिताना होगा। उसके बाद देखते हैं क्या उसके साथ कुछ बुरा होता है, और अगर बुरा होता है तो बुरा करता कौन है, क्योंकि उसके सपनों के बारे में मैं सब कुछ जान चुका हूँ, उसे पहले से पहचानता हूँ, तो गलती की कोई गुंजाइश होगी ही नहीं। मैं ये काम करना नहीं चाहता था। मेरी गर्लफ्रेंड रिया, मैं सिर्फ उसे ही अच्छे से जानता था और किसी को जानता नहीं था। मेरे माँ बाप की मौत तो तब हो गई थी जब मैं 15 साल का था। मेरे करीब और कोई नहीं है,
और अगर मैं उसे सच बता दूंगा, उसे इस खतरे में डालना होगा, और ऐसा मैं करना नहीं चाहता था। मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी थी, मैं ये काम भी छोड़ना नहीं चाहता था। 2 दिनों तक मैं इसे टालता रहा और अंत में मुझे रिया को सच बताना पड़ा जब मुझ पर जबरदस्ती की जाने लगी। मेरे ऊपर के कई अफसर बार बार यहां पर विजिट कर रहे थे और वो मुझे कह रहे थे कि मुझे यह काम करना ही होगा, वरना मेरे लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गद्दारी का केस मुझ पर डाला जा सकता है और जो भी इस काम को चुनता है वो इसे जिंदगी में कभी भी छोड़ नहीं सकता और राज को हमेशा राज बनाकर रखना पड़ता है। और इस तरह रिया को खतरे में तो डालना ही था और मैं उसे अपने ऑफिस को दिखाने के लिए लेकर आया, लेकिन उसे मैंने ये नहीं बताया था कि मैं उसे खतरे में डालूंगा तब मुझे ये काम करने के लायक माना जाएगा। ये एक मिशन की तरह था जिसके बारे में मैं रिया को बता नहीं सकता था। तो रिया को अपना ऑफिस दिखाने के लिए लेकर आया मैं। वो बहुत खुश थी कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ और इतने सालों से मैंने उसे सच नहीं बताया था। यहाँ काफ़ी समय रहने के बाद रिया जानना चाहती थी कि मैं सपनों में कैसे जाता हूँ, क्या मैं उसे ये दिखा सकता हूँ, और मेरे ऊपरी अफसर इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे। फिर क्या था, रिया को मैं आंखें दिखाने लगा, लेकिन उसकी जिद के आगे मेरी एक भी नहीं चलती थी। उसे तैयार किया गया उस मशीन में बिठाने के लिए। सर पर हेलमेट लगाकर मुझे भी तैयार कर लिया गया। मुझे बस उसके सपनों के अंदर जाना था। इस तरह मैं उससे मिल सकता था, बात कर सकता था और उसे खुशी होती, लेकिन उसे मैं खतरे में डालना नहीं चाहता था। कई लोग इस तरह मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं और ये ताज़ा घटनाएं हैं। कोई ना कोई तो ऐसा कर रहा है। कोई इंसान भी हो सकता है, कोई शैतानी शक्ति भी हो सकती है। बस मुझे पता लगाना होगा। रिया मशीन में बैठी। उसे वो दवाई दे दी गई थी जिससे उसे जल्दी नींद आ जाती। उसके बाद मैंने भी वो हेलमेट लगाया और मैं भी अब धीरे धीरे नींद की आगोश में जाने लगा। और उसके बाद फिर से वो सुरक्षाकर्मी जो आपको दिमाग के अंदर घुसने से रोकते हैं, उनसे बचना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। पहुंच गया मैं रिया के सपनों में। अपने सपनों में वो एक बाग में खिलखिलाकर हंस रही थी, खेल रही थी और मुझे दिखकर हैरान सी हो गई। उसके बाद कहने लगी, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा। मुझे इतना पता था वो सपने में है और उसे ये एहसास भी नहीं होगा कि मैं उसके सपने में आया हूँ। लेकिन सपने में मैंने रिया की बाजू पर एक अजीब सा निशान देखा और ये निशान मैं पहले भी कई बार देख चुका था। ज़्यादातर ऐसे निशान उन लोगों की बाजू पर होते हैं जो बड़े क्रिमिनल होते हैं। मुझे इस बात पर कभी जवाब दिया नहीं गया, लेकिन मैं ये सवाल हमेशा अपने ऊपरी अफसरों को किया करता था कि ये निशान हमेशा बड़े बड़े क्रिमिनल्स की बाजू पर क्यों होता है। आज रिया की बाजू पर भी वैसा ही निशान था। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने रिया से इस निशान के बारे में पूछा और वो कहने लगी, ये तो मेरी बाजू पर बचपन से है। बचपन से ये निशान मुझे चमकता हुआ नजर आता है और मैं इस निशान को कई बार बचपन में साफ भी किया करती थी। ऐसे ढेर सारी बातें हुई और उसके सपने सच में खूबसूरत थे। वो कोई मुजरिम नहीं थी, उसने कोई जुर्म नहीं किया था। मैं उसकी यादों में घुस सकता था, उसकी यादों में उसे टटोल सकता था। वो बाहर से भी सच्ची थी, सपनों में भी सच्ची थी, लेकिन मुझे डर था अब मैं उसके सपनों से बाहर आऊंगा और मुझे उसे बचाना होगा, उस पर नज़र रखनी होगी, उसकी निगरानी करनी होगी। फिर क्या था, मैं उसके सपनों से बाहर आ गया। वो भी नींद से उठी और कहने लगी, ये सपना काफ़ी अजीब सा था। मैंने सपने में तुम्हें देखा। तो क्या सच में तुम मेरे सपने में क्या हुआ वो बता सकते हो? मैंने उसे हर चीज़ बताई और वो हैरान हो गई कि कोई सपने के अंदर भी आ सकता है। मैंने उसको कहा, यही तो हमारा काम है। लेकिन अब खतरा बढ़ चुका था। वो पूछ रही थी मैं इतना नर्वस क्यों हूँ, क्या बताता उसे। मुझे डर था उसे कोई मार न डाले। हम घर आ चुके थे। रिया बार बार मुस्कुराकर मेरी तरफ देखे जा रही थी
और काफी ज्यादा शर्मा भी रही थी, क्योंकि मैंने उसके सपनों में उसकी पूरी सच्चाई जान ली थी। बचपन से अब तक उसका सारा सच मुझे पता था। उसके छोटे मोटे कुछ राज भी थे जो वो मुझे बताती नहीं थी, थोड़ी शर्माती थी, लेकिन अब हर एक राज मुझे पता लग गया था तो वो थोड़ी सी शर्मिंदा भी थी। मैं उसे कई बार समझा रहा था, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी हर ऐसी बात को भूल जाऊंगा। लेकिन फिर भी वो शर्माती शर्माती मेरी तरफ देखे जा रही थी। तभी मेरा ध्यान घर के बाहर उन दो लोगों पर पड़ा था जो गाड़ी में बैठे हुए थे। उसे मेरी कंपनी ने ही यहाँ पर भेजा था ताकि किसी तरह की गड़बड़ होने पर वो जल्द से जल्द मेरी गर्लफ्रेंड की मदद कर सके और मेरी भी मदद कर सके। उस रात रिया बहुत ज़्यादा डर रही थी। मैंने उसे सपने में चीखते हुए पाया। मेरी भी नींद खुल गई। फिर मैंने देखा वो सपना उसका टूटा नहीं था, वो नींद में ही थी, लेकिन किसी चीज़ से डरे जा रही और उठ भी नहीं रही। मैंने जल्दी से उसे हिलाया। उसके बाद वो होश में आई और मैंने उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ से डर चुकी हो, और अब भी उसे ऐसा लग रहा है जैसे ये हर एक घटना सच है। मैंने उसे पानी का ग्लास दिया और फिर उससे पूछा, आखिर क्या हुआ? उसने कहा, मैं सपने में ही थी, वही गार्डन, उसका सपना मुझे सबसे ज़्यादा आता है। वहाँ पर मैं घूम रही थी, फिर मैंने तुम्हें देखा। तुम अचानक भयानक सा जानवर बन गए और फिर एक और जानवर आया, उसने तुम्हें खा लिया। उसके बाद उस जानवर ने मुझे पकड़ा। और सपने में कभी दर्द नहीं होता, लेकिन मुझे दर्द हो रहा था, जैसे वो जानवर बार बार मुझे पकड़कर मुझे दर्द दे रहा हो। मैं सपने से बाहर भी नहीं आ पा रही थी और मुझे ऐसा एहसास भी हुआ जैसे वो सपना था। कभी भी सपने में ये पता नहीं चलता कि वो सपना है, लेकिन मुझे पता चल रहा था कि वो एक सपना है। हर चीज़ हिल रही थी बड़ी तेजी से और मैं पूरी तरह से सपने के अंदर भी होश में थी। तुमने मुझे उठा दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कोई मुझे मार ही डालेगा। मैंने रिया को गले से लगा लिया। मुझे उसका डर समझ में आ रहा था और कुछ ऐसा भी लग रहा था जैसे हो सकता है कोई सपनों में आकर किसी को नुकसान पहुंचा रहा हो। उसके बाद उस रात ना तो मैं सोया था, ना रिया को मैंने सोने दिया था। सुबह सुबह रिया को लेकर मैं सीधा ऑफिस पहुंच गया था और अपने बॉस को इसके बारे में बताया। मेरा बॉस कह रहा था ये सच नहीं हो सकता, कोई भी बिना कनेक्ट किए किसी दूसरे के सपने में नहीं जा सकता। कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं, लेकिन मैं उन्हें कह रहा था ऐसा हुआ, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बारे में रिया बता रही है। मुझे फिर से रिया के सपनों में जाना था और मेरे उच्च अधिकारी मुझे मना कर रहे थे कि मुझे ऐसा बार बार नहीं करना चाहिए। अगर मैं किसी के सपनों के अंदर बार बार जाता हूँ तो मेरी यादें भी उसके दिमाग के अंदर बनने लगती हैं और हो सकता है मेरी यादों से उसके स्वभाव में बदलाव आ जाए। इसीलिए जब भी किसी की मेमोरी को इरेज किया जाता है, यानी मिटाया जाता है या बदला जाता है, सिर्फ एक बार में वो घटना को किया जाता है या उसके बाद कई सालों तक इंतजार करना पड़ता है और फिर दूसरी बार ऐसा काम किया जाता है। आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके सपनों में कोई और तीसरी बार गया हो। सिर्फ 2 बार में ये काम को खत्म कर दिया जाता है। दूसरी बार मैं रिया के सपनों में जाना चाहता था और मेरे बॉस मुझे मना तो कर रहे थे, लेकिन उस ऑफिस में कैसे छिप कर काम करना है मुझे उसके बारे में पता था। मेरी थोड़ी सी जिद थी। कैमरे बंद किए और मैंने कुछ ऐसे उच्च अधिकारी थे जो मेरे ऊपर मुझे ऑर्डर दिया करते थे, मैंने उन्हें मना लिया। इस तरह मैं रिया के सपनों में दोबारा गया था। मैं रिया के सपनों के अंदर ही था। मुझे रिया ने देखा, घबरा सी गई और उसके बाद वो मुझसे सवाल करने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सपने में नहीं हो। उसे अच्छे से बिल्कुल सब कुछ समझ में आ रहा था और मैं समझ गया क्यों किसी के सपने में दूसरी बार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दूसरी बार वो पूरी तरह से होश में होता है। उसे महसूस होता है कि वो एक सपने में है। रिया मुझसे ऐसे बातें कर रही थी जैसे मुझे अपनी वो दुनिया दिखा रही हो, अपने वो सपने दिखा रही हो कि मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती हूँ, यहाँ पर देखो, वहाँ पर देखो। जबकि मैं उसे समझा रहा था कि तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए,
भूल जाओ सब कुछ। तुम ऐसे घूमो जैसे तुम अपने सपनों में घूमा करती हो, जो तुम अपने सपनों में किया करती हो। उसके बाद वो उसी गार्डन में घूमने लगी, लेकिन दूर से जब मैं रिया को देख रहा था, कुछ चीजें ऐसी थीं जो मुझे अजीब लगने लगी थीं। एक काले रंग की परछाई पेड़ के पीछे से रिया को घूरे जा रही थी। ऐसा लग रहा था ये उसका सपना ना हो, वो बस पेड़ के पीछे से उसे देखे जा रहा था। लेकिन जो हमारा सपना होता है उसमें घट रही हर एक घटना, हर एक चीज ऐसी होती है जो हमारे लिए बनी होती है। ऐसे छिपकर कोई परछाई क्यों इतने लंबे समय तक किसी को घूर रही होगी? हो सकता है ये उसके सपने का हिस्सा हो ही ना, ये कुछ और हो। वो ऐसे घात लगा रहा था कि मुझे तो डर लगने लगा। मुझे लगा उसके सपने में कोई है, मुझे उससे पूछना चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए। अगर वो सपने का हिस्सा हुआ फिर तो वो डरकर गायब हो जाएगा, क्योंकि वो रिया का हिस्सा होगा। लेकिन अगर वो रिया का हिस्सा नहीं है, जैसा कि मुझे लग रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। भागा मैं उस पेड़ की तरफ, और उस परछाई जैसे जीव ने मुझे देख लिया। वो डरने लगा, लेकिन मैंने जैसे ही उसे पकड़ा, वो जैसे तारकोल का बना हुआ था। मेरी उंगलियां, मेरा हाथ पूरी तरह से काला हो गया। वो तारकोल मेरे शरीर पर चढ़ने लगा, बिल्कुल तेल की तरह मेरा शरीर काला होने लगा था। और उसने मेरे कान के करीब आकर कहा था, तुम भी हम में से एक हो। फिर मुझे धक्का दिया और जमीन में समा गया। उसके वो शब्द मुझ में ऐसा असर कर गए कि एक पल के लिए मैं सन्न हो गया था। रिया भागती हुई मेरी तरफ आई, क्योंकि ये उसका सपना था। यहाँ घट रही हर घटना की जानकारी उसे तो होनी ही थी। वो मेरी तरफ भागी आई और कहने लगी, ये क्या था? ये क्या था जिसने तुम्हें पकड़ा था? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, यह तुम्हारे सपने का हिस्सा था। क्या तुमने कभी ऐसी कोई चीज देखी जो पूरी तरह से काली हो और तुम्हें छिप छिप कर देखती हो? रिया ने मना कर दिया। इससे पहले ऐसी किसी चीज को उसने देखा ही नहीं था। तो मुझे लगा यहां से हमें बाहर निकलना चाहिए। मैंने रिया को कहा, रिया चलो, जल्दी चलो, उठो, तुम सपने से उठो, मैं भी तुम्हारे सपने से जल्द ही बाहर आने वाला हूं। फिर मैंने आंखें बंद की और वो तरीका अपनाया जिससे हम सपनों से बाहर आ सकते हैं। एक झटके में मैं तो सपने से बाहर आ गया, लेकिन रिया अभी उठी नहीं थी और वो ऐसे कांपने लगी जैसे उसे बिजली का एक झटका लग रहा हो। एक झटके में मैं उसे हिलाने लगा, हिलाता हिलाता मैं उसे उठाने लगा और वो उठी हड़बड़ी में। फिर मुझे देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे देखकर वो ऐसे डरी थी जैसे मैंने उसके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की हो। रिया कहने लगी, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा था। वो जो काला सा जीव था बाद में फिर से आया था और उसने तुम्हारा रूप बनाने की कोशिश की थी। मुझे बुला रहा था, लेकिन मैं उसके पास नहीं गई। मैं वहां से भागी और मुझे बिजली के झटके पड़ने लगे थे। मुझे लग रहा था यह दर्द असहनीय हो रहा है, लेकिन मैं उठ गई। क्या करूं? सपने में वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। वहां पर कई उच्च अधिकारी खड़े थे। इस घटना को हर किसी ने देखा था। वो कह रहे थे, रिया यहीं पर रुके तो ज्यादा अच्छा होगा, घर जाने में खतरा काफी ज्यादा हो सकता है। लेकिन मैं उन्हें कह रहा था, खतरा असली जिंदगी में नहीं, खतरा सपनों में है। रिया अगर सोएगी नहीं तो कोई खतरा नहीं, लेकिन बाहर तो जाने दीजिए। यहां पर कब तक बंद रहेगी? और कभी ना कभी तो सोना पड़ेगा ना। बिना सोए कोई इंसान लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता। रात के वक्त ऑफिस में कभी भी नहीं रुका था मैं, लेकिन जब रिया को नींद आने लगती मैं उसे उठाने लगता, मजाक करने लगता। हम दोनों के सिवा यहां पर और कोई भी मौजूद नहीं था। फिर रिया कहने लगी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो काफी इंटरेस्टिंग हो, उसे देखने पर, उसे जानने पर मुझे नींद नहीं आएगी। मैं उसे अपना ऑफिस दिखाने लगा। वहां पर कई कमरे बने हुए थे, कई फ्लोर थे जिसका इस्तेमाल हमारी कंपनी करती थी। मैं उसे वो फ्लोर दिखाने लगा। वहां नीचे वाले फ्लोर में डाटाबेस था। वहां रखी गई बड़ी बड़ी फाइल्स हमारे क्लाइंट्स की थी। वहां हर तरह की जानकारी थी, जो ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशी कंपनी जो हमारे साथ काम करती हैं उसकी जानकारी भी संजोए हुए उस कमरे में कई फाइल्स मौजूद थीं। मैंने उन फाइल्स को खंगालना शुरू कर दिया। मैं उसमें भी ढूंढना चाहता था,
क्या इससे पहले ऐसा कभी हुआ है? सपनों में दुर्घटनाएं हुई हैं? मैंने उन फाइल्स को खंगालना शुरू कर दिया जिसको पहले किसी ने खंगाला नहीं था। 30 साल पहले की वो फाइल्स, और वहां पर मुझे जो जो चीजें दिखना शुरू हुई, मैं हैरान होता चला गया। मेरी भी नींद उड़ चुकी थी। मैंने रिया को कहा, ये कैसे हो सकता है? इसकी जानकारी मुझे पहले क्यों नहीं दी गई? मैं यहां पर पहले कभी आया ही नहीं, यहां पर किसी को आने दिया ही नहीं जाता। यहां सब जा चुके हैं तो हमें आने का मौका मिला है। फाइल्स में देखो, हम मेमोरी इरेज करते हैं, यानी किसी की बुरी यादों को इरेज करते हैं। अगर कोई क्रिमिनल भी हो, उसकी यादों को इरेज कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, तो वो साधारण इंसान बन जाता है। उसे भूल जाता है कि उसने कोई बुरा काम भी किया है। बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ ऐसा किया जाता है जो अमीर होते हैं। लेकिन यहाँ हिस्ट्री भी लिखी जाती है, उसके बाद उनके साथ क्या क्या हुआ। और यहाँ कुछ ऐसे लोग जो क्रिमिनल थे ही नहीं, उनकी यादों के साथ छेड़छाड़ हुई कुछ बुरी घटनाओं को मिटाने के लिए, और उसके बाद मेमोरी इरेज होने के बाद कुछ क्रिमिनल बने। और ऐसी कई फाइल्स थीं। मैं देखता चला गया। 2-3 कंप्यूटर के अंदर भी कई फाइल्स को देखा मैंने, और तब मुझे लगा यहाँ पर ना सिर्फ क्रिमिनल्स की यादें मिटाई जाती हैं, बल्कि कई लोग इससे क्रिमिनल बने हैं। इसके बाद उन्होंने लोगों को मारना शुरू किया है। साधारण इंसान जो बचपन में कुछ बुरे दौर से गुजर चुके थे, यहाँ ट्रीटमेंट करवाने के बाद कुछ सीरियल किलर बन गए, कुछ टेररिस्ट बन गए। इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? फिर क्या था? वो रात बड़ी मुश्किल से निकाली। मैं चाहता था अपने उच्च अधिकारियों से बात करना, लेकिन इतनी लंबी रात मेरी जिंदगी में कभी नहीं आई थी। एक एक मिनट, एक एक घंटे जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे जिंदगी में हर बुरा दौर निकलता है, वो रात भी निकल चुकी थी। अगली सुबह जैसे ही मेरे अधिकारी ऑफिस में आए, मैं उनसे बातें करने लगा। मैं उनको कह रहा था, आप लोगों को कातिल भी बना रहे हैं, क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? हमारी ये कंपनी जो दुनिया भर में फैली हुई है, इसकी कई ब्रांच है, इसके कई ऑफिस हैं, वहां पर भी ये काम चल रहा होगा। क्या किसी ने कभी तफ्तीश नहीं की? बड़े लोगों से आपके लिंक हैं। ऐसे खुफिया प्रोजेक्ट्स दुनिया में और भी कई तरह के चल रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक प्रोजेक्ट क्या हो सकता है जिसमें कोई इंसान जो बिल्कुल ठीक ठाक था वो एक सीरियल किलर बन जाए? क्या इसकी जिम्मेदारी कंपनी के पास नहीं है? मुझे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन मैं उन्हें समझा रहा था इसका रिश्ता उन कत्ल से हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कोई इंसान ऐसा हो जिसके पास ऐसी कोई ताकत हो या ऐसा कोई तरीका हो कि वो किसी के दिमाग के अंदर जा सके, उसे मारने की कोशिश कर सके। क्योंकि मैंने रिया के दिमाग के अंदर जो देखा था वो उसके दिमाग का हिस्सा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से उसके दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी कंपनी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन मुझे इसका जवाब ढूंढना था, और इसका जवाब ढूंढने के लिए रिया को सुलाना था और मुझे उसके दिमाग के अंदर जाना था। कंपनी की पॉलिसी के अनुसार किसी के दिमाग में तीसरी बार नहीं जाया जा सकता, लेकिन मैं रिया के दिमाग में तीसरी बार जाना चाहता था, और उस रात मैंने ऐसा किया। मैं रिया के सपने के अंदर था, वो उसी गार्डन में, लेकिन वो गार्डन बदल चुका था। अब वहां पास में एक बिल्डिंग, बिल्कुल हमारी बिल्डिंग जैसी वो बिल्डिंग थी। रिया चलकर अपने आप बिल्डिंग के अंदर जाना चाहती थी। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसका मानना था कि अंदर जाना ही होगा। यह सपना है, सच्चाई से जुड़ा हुआ सपना। मुझे ऐसा लग रहा था तीसरी बार मैं आया हूं, शायद दूसरी बार की तरह नहीं बल्कि पहली बार की तरह। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक सपना है या सच्चाई है। उसे ये सच्चाई लग रही है और मुझे छिपकर उसका पीछा करना चाहिए। मैं छिपकर रिया का पीछा करता जा रहा था और आसपास झांकता भी जा रहा था, कहीं कोई और उसका पीछा तो नहीं कर रहा। सपने में ऐसा होता तो नहीं, लेकिन पिछली बार जो हुआ था वो सबसे कमाल की चीज थी। जैसे जैसे मैं रिया का पीछा करता चला गया, वैसे वैसे मैंने देखा
काले रंग की एक परछाई। वो देखने में भयानक लग रहा था। छिपते छिपते कभी घास में, कभी पेड़ के पीछे से वो रिया का पीछा कर रहा था। रिया जब उस बिल्डिंग के अंदर गई, वो भी एक कांच को तोड़कर बिल्डिंग के अंदर था और उसके हाथ में एक हथियार था। मैं समझ चुका था वो यकीनन रिया को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे उसे रोकना होगा, मुझे उसे रोकना होगा। जैसे ही मैं भागता भागता उस बिल्डिंग के अंदर गया, रिया ऊपर वाले फ्लोर की तरफ बढ़ चुकी थी, वो भी लिफ्ट के जरिए। मैं उस लिफ्ट का इंतजार नहीं कर सकता था क्योंकि वो सीढ़ियों के जरिए भागता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा। मैं भी उसके पीछे पीछे उसे रोकना चाहता था, शायद देर ना हो जाए, इसीलिए मैं भागता रहा। 15वीं मंजिल पर रिया लिफ्ट से बाहर निकली और वो काले रंग का शैतान छलांग लगाकर, हाथ में उसके तेज धार हथियार था और वो रिया की गर्दन पर वार करने ही वाला था। जैसे ही उसने रिया को पकड़ा, मैं काफी दूर था, मैं रिया को बचा नहीं सकता था, लेकिन तभी उसने रिया की गर्दन पर उस तेज धार हथियार को रखा और एक पल के लिए रुक सा गया। रिया चीख रही थी। रिया की गर्दन पर उसने जब चाकू रखा, हल्की सी नोक के कारण उसकी गर्दन पर एक छोटा सा निशान बन गया था, लेकिन उसने उस हथियार को पीछे किया, फिर मेरी आंखों की तरफ देखा और कहने लगा, यह शिकार नहीं है, यह मुजरिम नहीं है। यह कहकर वो भाग गया, खिड़की से छलांग लगाकर बाहर कहीं भाग गया और रिया रो रही थी। मैं जल्दी से सपने से बाहर आया। उसके बाद रिया को उठाना चाहता था। हिला हिला कर मैंने जल्दी से रिया को उठाया। सपने से वो बाहर आई, तब मैंने उसकी गर्दन की तरफ देखा। उसकी गर्दन पर वैसा निशान था जैसा सपने में उस पर वार हुआ था। यह असंभव है, यह असंभव है। सपने में अगर हमें चोट लगे तो असल में चोट नहीं लगती, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यही बात मैंने अगले दिन कंपनी को बताई थी, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं और मुझे सजा मिलने वाली थी, क्योंकि किसी के दिमाग में तीसरी बार जाना एक जुर्म है और सजा के तौर पर मुझे डीएक्टिवेट किया जाएगा। कंपनी में डीएक्टिवेट होने का मतलब है आप काम नहीं कर सकते और आपको कोई पेंशन भी नहीं मिलती। मान लो कंपनी से निकाल दिया जाता है और इस कंपनी के बारे में आप कोई बात भी नहीं कर सकते। मुझे उस कंपनी से निकाल दिया गया था। मैं घर वापस आ चुका था, कोई सुरक्षा नहीं, लेकिन एक बात जो उनकी समझ में नहीं आई मेरी समझ में आ चुकी थी। जो भी लोगों को मार रहा है वो पीछा करके नहीं मार रहा, सपनों में आकर मार रहा है। और ऐसा कोई कैसे कर सकता है? और रिया को भी माफ किया गया या बस कुछ समय के लिए छोड़ा गया? क्योंकि अगर वो मारना चाहता तो मार सकता था, इसीलिए मैं डरा हुआ था और रिया को गले लगाकर मैं अपने घर में बहुत ज्यादा रोया था। रिया भी जानती थी भविष्य में कुछ भी हो सकता है, और इसका पता हम कैसे लगाएंगे? क्या मैं रिया के सपने में जा सकता हूं? मेरे पास कोई मशीन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये काम मैं कैसे कर सकता हूं? मैं चिंता में था, बहुत ज्यादा परेशान था। अब मैं रिया की कोई खास मदद नहीं कर सकता था, इसीलिए वो सोना चाहती थी और मुझे लगा उसे सोने देना चाहिए। अब मैं बिना कंपनी के तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। वो बिल्कुल मेरे साथ थी। मुझे भी नींद आ रही थी तो मैंने भी आंखें बंद कर ली। अपने सपने में मैंने रिया को देखा था। मैं उसी गार्डन में था और मुझे सपने में यह भी एहसास हो गया था कि यह एक सपना है। शायद अपना ये काम करते करते मुझ में ये ताकत आ गई है, या मैं ये सीख चुका हूं। इसे ल्यूसिड ड्रीम्स कहा जाता है। रिया को मैंने देखा था और उसके साथ मैं बातें करता जा रहा था। तभी मैंने आसपास वैसे ही काले जीव को देखा, और वो एक ही नहीं था, कई थे, और मुझे एहसास तक नहीं हुआ कि ये सच में हो रहा है या बस सपने का हिस्सा है। लेकिन मैं रिया को बचाना चाहता था।
वो जीव रूप बदल सकते थे और हमारे पीछे भागना जब शुरू हो गए, मैं आगे आगे भागने लगा, भले ही सपने में, लेकिन मैं रिया को बचाना चाहता था। उसके सपने में मैं जा नहीं सकता था, लेकिन फिर भी रिया जैसे बातें कर रही थी, ऐसा लग रहा था ये मेरी रिया ही है, बस मेरी यादों का हिस्सा, सपनों का हिस्सा, एक झूठ नहीं बल्कि सच में असली रिया। मैं उन जीवों से बचाना चाहता था उसे। हम भागने लगे, बहुत रफ्तार में, बहुत तेजी से भागते भागते बचना चाहते थे, लेकिन वो भीड़ बनाकर हमें घेर चुके थे और उसके बाद रिया को मुझसे छीना गया और वो रिया को मारना चाहते थे। रिया कह रही थी मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती कबीर। तब वो जीव जब मेरी बाजू पर जख्म करके मुझे दर्द दे रहे थे, वो दर्द असली था। भले ही मैं सपने में था, लेकिन वो दर्द को मैं महसूस कर सकता था। तब मुझे लगा सच में मेरे सपने में भी वो आ गए हैं, शायद मुझे मारना चाहते हों। मैं उस सपने से उठना चाहता था, लेकिन उसने रिया के माथे पर एक चाकू रखा था और माथे पर एक छोटा सा निशान बनाया था, क्रॉस का। फिर मैं झटके से उठ गया और जैसे ही मैंने लाइट जलाई, रिया नींद में थी, लेकिन रिया के माथे पर वो निशान देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। यह असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? हम मशीन से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी क्या हम सच में एक ही सपने में थे? मैंने रिया को नींद से उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नींद से बाहर नहीं आ रही थी। रोने लगा, मैं बहुत ज्यादा रोता चला गया। फिर जैसे ही मैंने रिया के माथे पर हाथ रखा, मुझे लग रहा था वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वो झटका सा महसूस हुआ मुझे आंखों के सामने अंधेरा सा महसूस होने लगा और मैं वहीं पर गिर गया। और फिर से मैं उसी सपने में था, जहां से मैंने उस सपने को छोड़ा था। मैं वहीं पर पहुंच गया था, हैरान परेशान, और वो जीव सीधे खड़े हो गए। एक एक करके सीधे खड़े होते गए और एक रूप बनाते गए। कई रूप ऐसे थे जो मैं पहचानता था। हमारी कंपनी में काम करने वाले ड्रीम कैचर कई हैं, जिनकी जानकारी हमें समय समय पर मिलती रहती है। हर एक ड्रीम कैचर ही था। झांकता गया मैं, देखता गया, और जिसने रिया को पकड़ रखा था, चाकू से उसके माथे पर वो निशान बनाया था, जब उसने अपना रूप दिखाया, बिल्कुल मेरे जैसा, जैसे वो मैं ही था। मुस्कुराता हुआ रिया को छोड़कर कहने लगा, तुम्हें सच जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर पहले तुम्हें सच बताया जाता तो तुम इस पर यकीन नहीं करते। रिया मेरे गले से लिपट गई थी। हम इस सपने से बाहर नहीं आ सकते थे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब मेरे उस रूप ने मुझे कहा, आओ, तुम हम में से एक हो, तुम सच जानते हो और हमारा हिस्सा हो। आओ, मुझ में समा जाओ और मुझे खुद पर हावी होने दो। मैं तुमसे वो हर एक काम करवा सकता हूं, लेकिन तुम्हारी इंद्रियों से जुड़ने के बाद हम पूरी तरह से इस पर काबू पा सकेंगे। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, तुम शैतान हो, तुम लोगों को मारते हो। सामने से मेरा रूप मुझे जवाब दे रहा था, मैं नहीं मारता, तुम मारते हो। सोचो, कोई गुनहगार जो कई लोगों को मार दे, उसे पश्चाताप की आग में झुलसना पड़ता है, उसकी जिंदगी नर्क बन जाती है, उसकी यादें उसे सजा देती हैं। लेकिन अगर ऐसी खोज हो जाए कि यादों से छुटकारा पाया जा सके, तो जिसने बुरा किया है उसे उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा। सोचो तो सही, ये कुदरत कैसे काम करती है। तुम्हें लगता है कुदरत मरी हुई है, बस सब कुछ बन गया है जो अपने आप चल रहा है। ऐसा नहीं है। कुदरत ने नियम बनाए हैं और उन नियमों का पालन करने के लिए सारी सृष्टि में ऐसे जीवों का निर्माण हुआ है, ऐसी शक्तियों का निर्माण हुआ है। अगर इंसान गलत रास्ते पर चलेंगे भी तो उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए ऐसी ताकत इंसानों के अंदर मौजूद है। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये कॉन्शियसनेस, चेतना, यही बस शरीर का हिस्सा है?
मैं तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी मैं तुम ही हूं, लेकिन तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए मैं तुम्हारा इस्तेमाल करता हूं। वो आदमी जो तुम्हारी आंखों के सामने दिल का दौरा पड़ने से मरा था, उसे किसने मारा था? तुमने मारा था। वो जो रिया को जख्म दे रहा था, उसे मार नहीं पाया क्योंकि वो बेगुनाह थी। कौन था वो कोई जीव नहीं, वो तुम थे, यानी मैं। हम दोनों से मिलकर हमारा रूप बनता है। हर इंसान में ये दो भाग होते हैं। बस सपनों में जाकर यादों को मिटाने की ही खोज अब और ज्यादा नहीं चल सकती। गुनहगारों को सजा देने का समय आ गया है और जिनके पास ये ताकत है वही ये काम करेंगे। हम सब ड्रीम कैचर्स ये काम करने लगे हैं। कोई गुनहगार अपनी यादें बिटाकर बच नहीं सकता। हमें अब मशीनों की जरूरत नहीं है। इंसान के शरीर के अंदर हर तरह की ताकत मौजूद है। कोई भी इंसान अपने सपनों से निकलकर किसी के भी सपनों में जा सकता है। कुदरत ने ऐसी शक्ति बनाई है, ऐसी ताकत बनाई है, लेकिन हमारे पास उसका रिमोट कंट्रोल नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का चुनाव हुआ है जिसमें तुम भी हो, यानी मैं। और हम अब उन लोगों का शिकार करेंगे जो गुनहगार हैं लेकिन बचना चाहते हैं, बच नहीं पाएंगे। इंसानों को उनकी बुराई की सजा देने का वक्त आ गया है। इंसानों के बनाए कानून अब किसी खास काम नहीं रहे। अब कुदरत सजा देगी। कुदरत चुनाव करेगी उन इंसानों का जो सजा देंगे। समय आ चुका है। मैं वहीं पर खड़ा हो गया था। मेरी आंखों के सामने मेरी यादें घूमने लगी। वो मेरे सामने खड़ा हुआ और मुझे उसने छुआ। मेरे शरीर पर वो काला रंग चढ़ने लगा। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने लगा था। दिमाग का वो हिस्सा जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, अब मैं उससे जुड़ाव कर पाया था। मैं कुदरत से जुड़ाव कर पाया था और सभी यादें मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। मैंने कितने लोगों को मारा है, मेरे दिमाग में वो यादें तो थी, लेकिन मुझे दिखाया नहीं जाता था। इतिहास की वो घटनाओं को भी मैंने याद कर लिया। कितनी सजाएं दी हैं मैंने कुदरत के नियमों का पालन करने के लिए, और मेरा चुनाव हुआ है तो मैं आगे भी ये काम करता रहूंगा। इंसानों को भगवान ने बनाया है तो शैतानों को भी भगवान ने ही बनाया है। इस दुनिया को चलाने के लिए ऐसे ऐसे भयानक जीव हैं, हमें लगता है वो दुनिया को बर्बाद कर देंगे, मिटा देंगे, लेकिन वो भी हिस्सा हैं इस सृष्टि को चलाने के लिए। जब मैं नींद से उठा था, रिया को भी वो भयानक सपना खोलते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। मुस्कुराते हुए वो कह रही थी, तुम सच में ये तुम ही थे। वो तुम में समा गया। अब तुम वो शैतान तो नहीं। मैंने रिया को कहा था, नहीं रिया, वो एक भयानक सपना था। तुम सपने से उठी और मैंने उन्हें खत्म कर दिया। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। चिंता मत करो, तुम्हें अब से कोई भयानक सपना नहीं आएगा। और ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अब मैं उसके साथ एक हो गया था। सजा अब मैं दूंगा, बिना मशीन के। जैसे मेरे साथी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, हमें सजा देने के लिए भौतिक रूप की जरूरत नहीं है। बस सामने वाला सो जाए, हम सपने में उसे कैसी भी सजा दे सकते हैं, उसके गुनाहों की सजा।